डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और राज्य व्यवस्था के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग संविधान की प्रस्तावना और अधिकार पढ़ते हैं। आखिर भारत में जब आज़ादी हुई, भारत जब आज़ाद हुआ, हमने ब्रिटिश से आज़ादी प्राप्त की, तो ब्रिटिशों को लगा कि भाई भारतीय लोग संविधान बना नहीं पाएंगे, जो भारतीय हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये हम लोग की भारतीयों को संज्ञा उन्होंने दी थी काला बाबू की। काला ये हमारी स्कीम थी और वो ये चाहते थे कि भाई ज़्यादा फौज हम इंडिया ला नहीं सकते हैं, तो इंडिया के लोग कुछ पढ़ लिख कर हो जाएं। उनको ये विश्वास था कि भारतीय इतने विद्वान नहीं हैं कि वो अपना संविधान बना लें, और इसलिए जो हमारे यहाँ के विद्वान थे अम्बेडकर साहब के उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो कि भारत का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान बनके इकट्ठा हुआ। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान की प्रस्तावना और उसका अधिकार। अब बात ये उठती है कि भाई आखिर प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना क्या होता है? किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए सबसे जरूरी होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना से हम उस देश के बारे में ये जान सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे निवास करते हैं, वहाँ की विचारधारा क्या है। और ये प्रस्तावना हर के इंसान के अपने परिवार में भी होती है, गांव में होती है। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि 8 बजे के बाद लड़कियों का बाहर निकलना ही नहीं, यहाँ तक कि लड़कों का भी निकलना बाहर रोक टोक होती है, जिसके नाते ये कहा जाता है वो परिवार का संविधान बहुत अच्छा है, उसकी यहाँ पे इक्वलिटी है सन और डॉटर के बीच में। यह हम पूजा स्थल में किचन में जूते पहन के जाते हैं, कुछ पहन के जाते हैं, तो ये अपना अपना संविधान है। संविधान की प्रस्तावना का अर्थ ये होता है सिर्फ कि कोई भी राज्य या कोई भी राष्ट्र आखिर वह किन पहलुओं पे अपना भारतीय अर्थव्यवस्था या राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहा है, उसके बारे में जानते हैं। अब बात चलती है प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ गई। प्रस्तावना की आवश्यकता इसलिए पड़ गई जब अंग्रेजों ने हमें छोड़ के गए, तो उस समय हमारे पास 1947 में हम आज़ाद हुए थे। 1947 में जब हम आज़ाद हुए, 1947 से पहले का जो काल था, बिफोर 1947 का काल जो था, वो था राइट टू फ्रीडम। हम लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, भाई किसी प्रकार से हम लोग दास्ता से मुक्त हो जाए। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि सन 1000 ईस्वी के बाद से हम पर तमाम लोगों ने शासन किया। 1206 से 1526 तक हम पढ़ते हैं, हमारे पर दिल्ली सल्तनत के राजाओं का शासन रहा, तुर्कों का अटैक हमने झेला। इसके बाद 1526 से लेके तमसो-प्लासी के युद्ध 1757 तक, या ये भी कहा जाता है कि बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 को ये तय हो गया था कि अब हमारी दास्तां ब्रिटिश की होगी, यानी हम अब ब्रिटिश के गुलाम हो जाएंगे। और यहाँ पर और चंद लोग आखिर पूरे भारत जैसे देश में, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, उस पर कब्जा कर लेते, जो व्यापार की दृष्टिकोण से आते हैं। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो अंग्रेजों ने एक चाल चली कि भाई ऐसा बंटवारा कर दो कि यहाँ के लोग आपस में खून खराबे में लिप्त हो जाएं। जैसे ही आपने कहानी सुनोगी, 2 बंदरों वाली बंदर बाट वाली कहानी। जब 1947 में आज़ाद हुआ, तो इसके पहले जो टाइम था वो था हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का। और जब 1947 के बाद हमारा संघर्ष हुआ, जैसे हम अलग हुए तो पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, हमारा रेवेन्यू, जल थल पानी पेचिए बंटवारा करना पड़ी। यहाँ पर विभिन्न विचारधाराओं को भी मत थे, गांधी जी को लोग बुरा भला कहते हैं। 47 के बाद संघर्ष एक शुरू होता है राइट टू इक्वलिटी का, यानी समानता का संघर्ष। और राइट टू इक्वलिटी में 4 चीजें होती हैं असमानता की। पहले जब हमें देश आजाद हुआ तो हमें विरासत में भुखमरी मिली, कुपोषण मिला, पॉवर्टी यानी गरीबी मिली, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी मिली, जिसके नाते एक विशाल भूभाग वाले स्थल पर शासन स्थापित करना अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। जिसके नाते भारत के अंदर 2 कॉन्सेप्ट बन गए, इंडिया और भारत। इंडिया का मतलब क्या है, यहाँ पे रिच लोग, यानी जो धनी लोग थे उनके लिए इंडिया हो गया, और जो गरीब दबे कुचले लोग थे वो भारतीय संविधान में आ गए। ये इन सब की डिस्पैरिटी, असमानता को समानता में लाने के लिए। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पे रहते थे,
हिंदू के साथ इस्लामिक भी थे, यहूदी थे, तमाम धर्म के लोग, सिख थे, ईसाई थे। आखिर वो लोग अपने धर्मों का आचरण कैसे करें, लोकतंत्र व्यवस्था बनाए, हम गणराज्य व्यवस्था बनाए। इन सब के नाते ये कहा गया भैया कि एक प्रस्तावना होनी चाहिए जिसके आधार पर ये तय हो सके यहाँ के लोगों को अब आगे कैसे निर्माण करना है। अर्थात निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावना हमें यह बताता है किसी भी हमारी सरकार के उद्देश्य क्या है तथा संविधान में भारत किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। क्लियर? प्रस्तावना इसलिए हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब ये तो समझ में आ गया कि प्रस्तावना क्या होती है। अब प्रस्तावना के अंग क्या होते हैं, ये क्या है प्रस्तावना के अंग। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। दूसरा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा, गणराज्य। चौथा, पंथनिरपेक्ष। पांचवा, समाजवाद। छठवां, न्याय। सातवां, संप्रभुता स्वतंत्रता। और आठवां, एकता और अखंडता। हमारा जो संविधान है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए नारोगे वगैरह वगैरह ये लिखा। आखिर ये चीजें होती ना, एक एक करके सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कहलाता है। इसका अर्थ होता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से आचरण करने के लिए मुक्त है। भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है और भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी से भी संधि या समझौता कर सकता है, यानी देखा जाए तो स्वतंत्रता पूर्वक आचरण कर सकता है। उसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। जैसे जब 47 में हम आजाद हुए, हमारे दो विश्व हो गए, इंडिया और पाकिस्तान, और पूरे विश्व में दो पावर्स थी, यूएसए और दूसरा था रसिया। और जब दो शक्तियां हैं, वो शक्ति ये चाह रहे हैं छोटे छोटे राष्ट्र बन के आ रहे हैं, वो उनके अंडर पे आ जाए। पाकिस्तान ने शरण ले ली यूएसए की। हम सब जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया पाकिस्तान, ओसामा बिन लादेन ने सन 2011 में यूएसए की फोर्स ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। और आज पाकिस्तान की स्थिति कैसी, किसी से नहीं छिपी हुई है। वहीं भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने निर्णय लिया क्या कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, ना हमारी किसी से बुराई है ना कोई हमारा भला है। हम संपूर्ण प्रभुत्व, यानी हमारी जो सॉवरेनिटी है, प्रभुत्वता है, वो हमारे स्वतंत्र रहेगी। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए। हम किसी देश से संधि कर रहे हैं, किसी समझौता कर रहे हैं, उस पर हमारा ऊपर किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, अब कोई देश SC/ST एक्ट लाया गया, भारत सरकार SC/ST एक्ट लाई, तो भारत सरकार एक्ट ला रही है या किसी देश से, मान लीजिए बांग्लादेश में जैसे अभी घटना चल रही है, बांग्लादेश की सारी चीजें चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक, आर्थिक उथल पुथल में, अब बांग्लादेश के साथ भारत क्या समझौता करता है, उस पर कोई भी अन्य देश, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इजराइल हो, यूएस से हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र। ठीक, आप देखिए दूसरा, नोटबंदी आई थी 8 नवंबर 2016 को। नोटबंदी के आधार पर जो हमारे मुल्क के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि भैया प्रधानमंत्री मोदी साहब आप नोटबंदी नहीं करिए। हमारा भारत है, हमारे भारत में हमारा संप्रभु है, हमारी अपनी संप्रभुता है, जिसके नाते हम निर्णय स्वतः लेंगे, किसी अन्य चीज का हस्तक्षेप नहीं होगा। एक अभी 2-4 महीना केंद्र सरकार ने बिल बनाया था, याद हो आप लोगों को, हिट एंड रन वाला मामला। अब ऐसे कैसे सरकार बिल कैसे वापस ले लेती है? देखिए, जब तक राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं हो जाएंगे तो वो भी बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। वो क्या रहेगा, सिर्फ एक बिल रहेगा, अधिनियम में तब्दील नहीं होगा। हिट एंड रन का मामला बना। हिट एंड रन के मामले में क्या था, कोई भी व्यक्ति किसी को मारे और अपना भाग जाए, फला उसको जुर्माना लगेगा, जिसके नाते भारत के कई राज्यों में भारत की जनता ने विरोध किया और अंततः उनको ये बिल लेना पड़ा वापस। किसान आंदोलन 2020 में चला, किसानों ने विरोध किया, उनको वो भी बिल लेना पड़ा वापस। अर्थात ये कह सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ यही हुआ, भारत स्वतंत्र है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए स्वतंत्र रूप से।
दूसरा पॉइंट, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका क्या है? भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका अर्थ होता है कि भारत में शासन जनता में निहित है, अर्थात जनता का द्वारा जो व्यक्ति चुने जाते हैं उस जनता के अधिकारी नहीं सेवक होंगे। वो जनता के क्या होंगे? अधिकारी नहीं सेवक होंगे, अर्थात शासन सिर्फ जनता पर के अलावा राज पर भी होगा, जिसके नाते सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना पर बल दिया जाएगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? भारत का प्रथम नागरिक है, और ये क्या है? औपचारिक रूप से प्रथम नागरिक, यानी संवैधानिक रूप का प्रथम नागरिक कौन है? प्रेसिडेंट। इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जनता इन्वॉल्व नहीं होती। यही लोकतंत्र में पीएम होता है। लोकतंत्र अर्थ जिसपे जनता का प्रत्यक्ष हो। पीएम को कौन चुन के भेज रहा है? 2014 में जो इलेक्शन हुआ उसमें पीएम को किसने चुना था? आपने किसने वोट दिया था? पीएम को, यानी एमपी को दिया था। और एमपी वगैरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते किसको हैं? पीएम को। अर्थात हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य दोनों पहलू पाए जाते हैं। तीसरा, गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति, गणराज्य का अर्थ है किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति, अपने देश का कोई भी व्यक्ति जो निम्न स्तर का है, पेपर बेच रहा है, अखबार बेच रहा है, चाय बना रहा है, संवैधानिक पदों के कुछ पदों को भी प्राप्त कर सकता है, उसको बोलते हैं गणराज्य। अर्थात भारत देश का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी चीज में हो, वह भारत की संवैधानिक पदों को प्राप्त कर सकता है, कुछ पद प्राप्त कर सकता है, वो कहलाता है गणराज्य। जैसे पीएम साहब, चार देश के आगे आगे अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल कलाम कहते हैं पेपर बेचा करते थे, गणराज्य था। यानी कि यहाँ पे राजतंत्र नहीं है। आगे हम क्लास में भी पढ़ेंगे राजतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, तानाशाही, इनमें अंतर क्या होते हैं शासन के प्रकार में। गणराज्य समझ में आ गया। नेक्स्ट है पंथनिरपेक्ष। चौथा पॉइंट क्या है कि भारत के संविधान में लिखा है भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ क्या होता है? पंथनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत का अपना कोई निजी धर्म नहीं है। भारत में रहने वाले तमाम धर्म के लोग अपने अपने आधार पर धर्म का पालन कर सकते हैं, यानी कि भारत किसी व्यक्तिगत धर्म की तरफदारी नहीं करता है। 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। एक घटना सुनिए, जब मोदी सरकार या मोदी साहब 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे प्रधानमंत्री का, तो एक सपा के लीडर हुआ करते थे जिनका नाम अमर सिंह हुआ था, अमर सिंह था। और यही प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा था गोधरा कांड को लेकर, तो उन्होंने विशेष धर्म के लोगों पर जाति की है। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी। तो अमर सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आखिर हम भारत की सत्ता उस व्यक्ति को सौंपने जा रहे हैं जो व्यक्ति ऑलरेडी एक कट्टरता को बल देता है, और जब किसी देश के आप वजीर आलम बन रहे हैं तो वहाँ पे आपकी कट्टरता उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो सभी लोग आपके लिए बराबर हैं। जैसे अब एक पिता के 3-4 बच्चे हैं, तो 3-4 बच्चे में 1-2 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम खराब हैं, किसी प्रकार के खेल कूद में लगे रहते, खराब एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब पिता का प्रेम उसके लिए कम तो नहीं होना चाहिए। ठीक वही होता है जब देश के जो प्रधान होता है उससे एक उम्मीद की जाती है, उसके लिए देश की नागरिक का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का, उसके लिए इक्वल है। 5वां यहाँ ध्यान समाजवाद क्या कहलाता है। कई लोगों को पता नहीं होता है, सपा पार्टी के लीडर समझ जाएंगे, समाजवाद की परिभाषा नहीं बता पाएंगे। समाजवाद क्या? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य यह होता है आर्थिक और समाज की न्याय की स्थापना पर बल देना। जो समाजवादी चिंतक लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक और समाज की न्याय की स्थापना पर बल देते हैं वह समाजवादी कहलाते हैं। कहा गया है शांतिपूर्ण ढंग से। और जो थिंकर, समाजवादी थिंकर हिंसात्मक गतिविधियों से आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना बल देते हैं वो कहलाते हैं मार्क्सवादी। जो सपा सरकार है, सपा सरकार की जो टोपी पहनती है, राम मनोहर लोहिया का कांसेप्ट था। राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद की व्याख्या की थी। उनका मतलब यही था शांतिपूर्ण तरीके से आप आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना की। अर्थात यदि कुछ समाज में कोई दबा कुचला व्यक्ति है उसका आप उत्थान करें,
ठीक, आप लोगों की मदद करें। और मार्क्सवादी का कहना क्या था कि जो जमींदार हैं उन्होंने जो धन इकट्ठा किया है उनसे लूटो और गरीबों को बांट दो। ये हुआ अंतर समाजवादी और मार्क्सवादी का। अब बात आती है भाई छठवां तत्व की स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसके हम आर्टिकल अधिकार में जब पढ़ते हैं तो आर्टिकल 19 से 22 के आधार पर कहा जाता है कि भारत अधिकारों का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। एक एक चीज में समझते हैं। विचार, आप अपने विचार प्रकट करने के स्वतंत्र हैं। आपके भारत में जानने को भी चलता है कि आप ये देखो बोल देते हैं कि लोग मोदी फला व्यक्ति है, मायावती ये है, ममता ये है, यानी कि आप खुले तौर पे विचार व्यक्त नहीं बोल सकते। अभिव्यक्ति क्या होती है? अभिव्यक्ति जताना अपना आपको, बातों को दिखाना। अभिव्यक्ति में आप बंद कमरे में बोल रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है, लेकिन आप पब्लिक प्लेस में बोल रहे हैं या अपनी अभिव्यक्ति पेपर के द्वारा, सोशल साइट के द्वारा, ठीक, कार्टून के द्वारा दिखा रहे हैं तो गलती। यदि किसी भी देश के प्रमुख लीडर किसी देश की एकता अखंडता बदल देता है, अखंडता की विरोध में होती है। सन 2012 में एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे असीम त्रिवेदी, उन्होंने भारत माता की फोटो को जंजीरों से जकड़ा हुआ बनाया और बस 3 जून में और उन पर केस भी चला था, ठीक, क्यों? तो भारत माता क्या है? भारत की संविधान के अंदर हम लोग उनको मानते हैं। विश्वास, विश्वास अपना हर व्यक्ति का है। धर्म, धर्म की मतलब ये स्वतंत्रता कि आप पूजा ऐसे करने चाहते हैं ऐसे करिए, ऐसा करना चाहते हैं ऐसा करिए, ऐसा करना चाहिए ऐसे करिए। आप पर कोई हस्तक्षेप नहीं करे धर्म को लेकर। उपासना, आप ये शंकर जी की पूजा करना चाहते हैं, कोई गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं, ये कोई नहीं। आपके हिंदू धर्म में भी ये नहीं होगा भाई कि आप शंकर जी की पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। उपासना वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है। एक पिता के 2 संतानों की भी अपनी स्वतंत्रता है, वो अपने पूजा उपासना विचार अलग अलग भी हो सकते हैं। इसलिए कहा भी जाता है समाजशास्त्र में जब पढ़ेंगे कि विचारों में मतभेद हो तो चल जाएगा, व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए। चुनाव होता है, आप देखते होंगे चुनाव में लोग इतना बहस में तब्दील हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अफसर छोड़ जाएगा, अफसर टूट जाएगा, ठीक। और जो लीडर्स होते हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तमाम, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है, जब सरकार बन जाती है तो वही आपस में एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये हमारा समाजशास्त्र सिखाता है। हम मानव क्या है? समाज के प्राणी हैं। हमारे विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जो संबंध है उन पे अंतर नहीं होना चाहिए। न्याय क्या कहलाता है? न्याय का अर्थ होता है कि एक समग्र अवधारणा जिसके नाते जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको भी न्याय मिल सके, उस न्याय से वंचित न रह सके। हालांकि अभी कोलकाता में बांग्लादेश में अपनी घटना देखी, डॉक्टर्स वाली न्याय की एक मुहिम चलने लगी, तमाम कानून है उस पर चर्चा भी चल रही है। आखिर किस प्रकार से हम ऐसा व्यवस्था करें कि ये सब चीज़ें रोक सकें, ठीक, तमाम है। तो ये हर व्यक्ति को न्याय जरूर मिलना चाहिए। देखिए आपकी नौकरी नहीं लगेगी 40 साल तक, एक दुख होगा, लेकिन आपके साथ कोई घटना घट जाए और आपको न्याय न मिले तो पूरे जीवन दुख रहेगा। न्याय पे बल देंगे। एकता अखंडता, एकता अखंडता क्या है? एकता अखंडता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एकता अखंडता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एकता दिखाता है मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन करता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों के बीच में मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन करता है। अखंडता भूगोलिक पहलू, इसको बात सुनिए। जैसे अभी आप अपने क्षेत्र महुआ जिले में हैं तो आप देखेंगे फला व्यक्ति राजपूत, फला व्यक्ति निगम, ये तो आपके अंदर एकता है, जातिवादी देखकर, ठीक, जाति को देखकर, क्षेत्र को देखकर, एरिया को देखकर। लेकिन जैसे ही आप विदेश गए या मान लीजिए आप महुआ आसपास के क्षेत्र के हैं, गाँव के, और आप बाहर पढ़ने दिल्ली का सिविल सर्विस तैयारी करने और वहाँ पे कोई आप जानते भी नहीं है, दूर गांव का कोई व्यक्ति जिला महुआ के या झांसी के आसपास में, तो आपके अंदर उसके प्रति भावना जागृत हो जाती है, सब भावना जिसे बोलते हैं भौगोलिक तत्व। ये व्यक्ति को जोड़ देता है। आप विदेश घूमने गए, कोई आपको दूर का अपने हिंदुस्तान का दिख जाए तो आपके अंदर भले वो
साउथ का हो, राजस्थान का हो, झारखंड का हो, लेकिन आपके अंदर तुरंत उसकी प्रति सम्मान भावना जग जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान कहता है अखंडता, पूरा अखंड भारत की भावना की निर्माण करता है। बस समझ में एकता से नहीं होता इसको। एकता क्या होता है? मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व निर्धारण करता है, अखंडता भौगोलिक पहलू निर्धारण करता है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया। अब बात ये होती है कि भाई ये प्रस्तावना बना दी गई तो किसी भी देश या राज्य को, किसी भी देश के लिए चार चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। चार चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। पहला क्षेत्र यानी एरिया, दूसरा जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, और तीसरा होती है संप्रभुता, और चौथी होती है शासन। किसी भी राष्ट्र में ये चारों चीजें हैं, वो चीज देश बन जाएगी। और संप्रभुता का निर्माण कौन करता है? संसद, अपने देश की। एक बात इसको सवाल के फॉर्म में समझिए। यदि आपसे कहा जाए कि भाई भारत एक देश है और आर्टिकल 1 बोलता है भारत राज्यों का संघ है। भारत एक देश है यानी भारत क्षेत्र भी है, जनसंख्या भी रह रही है, संप्रभुता भी है। संप्रभुता मतलब भारत अपना राज्य है, उसको नोटबंदी लगाना है, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, शासन उसका है अपना, ये देश है। क्या हम यूपी को बोल सकते उत्तर प्रदेश एक देश है? नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है? ये तीनों चीज तो हैं, जनसंख्या है, क्षेत्र, शासन। संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता अर्थ, अब मान लीजिए जैसे मोदी साहब ने कहा नोटबंदी बंद होगी भाई, 500 2000 के नोट जो हैं वो छपे थे, 1000 के नोट बंद करवाए गए थे, 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। अब मोदी साहब ने डिक्लेयर कर दिए, अब यूपी बिहार भारत का कोई भी राज्य नहीं कह सकता नहीं मोदी साहब आपने कानून बनाया, आप बाकी जगह करो, हम नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं है, राज्य के पास अधिकार है अपने। इसलिए अगर हम पढ़ेंगे भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक है, यानी भारत के संविधान में दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं भारत का संविधान अर्धसंघात्मक। भारतीय संविधान में जहां जहां विद्वानों को जो जो चीजें लगी उन्होंने एकता ले ली, एकात्मक ले ली, अध्यात्म। बल्कि भारत की संवैधानिक संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन ने लोकतंत्र के अंदर ही राजतंत्र कर दिया। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन का वास्तविक प्रमुख कौन है? पीएम, और उन्होंने औपचारिक प्रमुख बना दिया वहां की महारानी को। ठीक, महारानी वही जिनका चलता रहा भले उपचार। और अपने यहाँ पे क्या वास्तविक प्रमुख कौन है? पीएम, और औपचारिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। इसलिए हमारा संविधान गणराज्य और लोकतंत्र अभी हम चर्चा करेंगे। अर्थात किसी भी देश के लिए जरूरत होती है संप्रभुता की, और संप्रभुता निर्धारण करता है संसद। ठीक, अब बात आती है भाई शासन। आप लोगों ने तमाम पढ़ा होगा कि शासन कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजतंत्रात्मक शासन, तानाशाही इत्यादि। अब आगे हम अभी चर्चा करते हैं शासन क्या होता है, इसको मिटा दें। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। संपूर्ण कुटुंब संबंध का अर्थ होता है भारत अपनी ओर से स्वतंत्र है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधि समझौता के लिए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जनता का जनता के द्वारा शासन होगा, और जनता का जो शासन होगा जो अधिकारी होंगे, जनता जो उनकी मंत्री थे वो उसके सेवक होंगे, ना कि अधिकारी होंगे। गणराज्य कोई भी व्यक्ति संवैधानिक उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। पंथनिरपेक्ष, भारत किसी भी धर्म की तरफदारी नहीं करता। भारत नहीं कहता कि किसी का भी कोई भी अपना धर्म हो। पार्टिकुलर भारत ये होता है राष्ट्र का अपना कोई धर्म हो। समाजवाद, शांतिपूर्ण तरीके से आर्थिक न्याय की स्थापना कर देना, न्याय समर अवधारणा, स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास की, और एकता। अब आगे हम देखते हैं शासन क्या होता है। ये मिटा दे एक मिनट।
शासन। राजतंत्र। तानाशाही। उत्तरी कोरिया का शासक क्या तानाशाह है। हिटलर को भी तानाशाह रहा है। सामवाद। गणराज्य। राज्य में हमारा बड़ा शासन दिया जाता है। शासन एक किताब में आप पढ़ेंगे कि शासन दो प्रकार के होते हैं।
एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे, उसमें शासन कितने प्रकार के दिए गए हैं, राजतंत्र, तानाशाही, साम्राज्य, गणराज्य, लोकतंत्र। एक एक करके हम इन चीजों को समझते हैं तो क्या कहलाते हैं। राजतंत्र का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो भी अधिकारी होगा वो एक ही व्यक्ति होगा, एक ही व्यक्ति राजतंत्र होगा और एक ही व्यक्ति का ही सर्वसर्वा होगा। जैसे अरब की अधिकांश कंट्रियां जो है वो राजतंत्र के अंतर्गत कहलाती है। आप देखिए खलासिक सावा है, खलासिक सावा ये राजतंत्र कहलाते हैं। हमने अपने भारत में देखा है जो मुगल काल का पीरियड था वो क्या था, राजतंत्र था। बाबर आया, बाबर के बाद आपका हुमायूं आया, हुमायूं अकबर, और अकबर एक महान राजा हो गया। यानी कि राजतंत्र में भी व्यक्ति महान हो सकता है। अब जैसे इतिहास पढ़ेंगे, आप इतिहास में जानेंगे, भारतीय इतिहास में दो ही राजाओं को महान कहा जाता है, एक अकबर को और एक अशोक को। और जब आप सिविल सर्विस का इंटरव्यू देने जाते हैं और यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो पूछ लेते हैं कि अकबर और अशोक में महान कौन है सबसे ज्यादा। आप खुद जानते हैं अशोक ने राजा बनने के बाद सिर्फ एक युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध, और उसके बाद कोई भी जनता ने उसका कोई विरोध नहीं किया। और एक युद्ध ऐसा हुआ खतरनाक, और सब दोनों ने अकबर अशोक जनता के सारे काम किए, लेकिन अकबर के टाइम पे क्या हुआ, चित्तौड़ का मामला सुलझ ही नहीं पाया था और चित्तौड़ जलता रहा। चित्तौड़ जब अकबर का लड़का सलीम आता है और जब यहाँ पे राणा प्रताप का उदय सिंह आते हैं तब दोनों में संधि हो जाती है। अर्थात राजतंत्र, इसके पहले में दिल्ली सल्तनत भी देखी, दिल्ली सल्तनत में भी राजतंत्र व्यवस्था थी, बलबन, कुतुबुद्दीन के वक्त इतिहास में। यानी कि इन्होंने हम पर राज किया है, तो राजतंत्र सिर्फ इनका ही चलता है। राजतंत्र समझ में आया? राजतंत्र मतलब किसी एक व्यक्ति चलेगा। तानाशाही जब कहलाती है, तानाशाही पे ये राजतंत्र में थोड़ा सहूलियत रहती है। तानाशाही में व्यक्ति हिटलर किसी को कुछ माने नहीं है। जैसे आपने हिटलर का नाम सुना, बहुत तानाशाही था। इसके अलावा उत्तरी कोरिया का एक प्रेजेंट टाइम में शासक है किम जोंग, तो वो उत्तरी कोरिया का शासक है। उत्तरी कोरिया का शासक अब उसके आगे अपने उसको सुनना नहीं किसी, इसको बोलते तानाशाही, मतलब उसके लिए ना कोई एकता ना अखंडता कुछ नहीं। यहाँ पे तानाशाही सामवाद कहते हैं। सामवाद जैसे होता है चीन, यहाँ पर एक ही देश की पार्टी का रूलर है शासन, उसका हम बोलते हैं सामवाद। आप चाइना में कोई भी पेपर नहीं छपा सकते ऐसा जो वहाँ की हुकूमत के खिलाफ हो। एक ही पार्टी है जिसका नहीं चलेगा राजनीति। तिब्बत का मामला आप देखिए, जब तिब्बत को पहले लोग उन्होंने आक्रमण किया और फिर तिब्बती अपने यहाँ पे आए, जिसमें वहाँ के दलाई लामा जो है धार्मिक गुरु, वो यहाँ निवास करते हैं। इसलिए कभी भी अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही दलाई लामा विजिट करते हैं तो चाइना की राजनीति उथल-पुथल स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि चाइना लोग अरुणाचल प्रदेश की जो ऊपरी हिस्सा है उसको अपने मैप में अपने चाइना दिखाते हैं, ना कि इंडिया का। सामवाद क्या समझना है, एक ही पार्टी का राज है और वो चाइना वहाँ पे। अब गणराज्य क्या होता है? आप किसमें गणराज्य लोकतंत्र, गणराज्य इन्होंने पढ़ा अपने संविधान में। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी गणतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने पे बल देते हैं। गणराज्य का अर्थ है, हमने बताया कोई भी व्यक्ति जो उच्च पद को प्राप्त कर ले। देश का प्रमुख होता है गणराज्य, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, एग्जाम्पल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में हम तो वोट नहीं डालते हैं, हमारे जो द्वारा चुने गए लोग हैं वो वोट डालते हैं। और प्रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ाया होगा आप लोगों की, अब ये जगह विधान परिषद के सदस्य वगैरह वोट नहीं डालेंगे। इसलिए गणराज्य हो गया लोकतंत्र शासन इसमें होता है जहाँ पे जनता का डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, शासन का प्रमुख, जिसे पीएम। हम लोग अभी 2024 चुनाव में वोट दिए, किसको दिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को वोट दिए, जिसके नाते एमपी जो हुआ प्रधानमंत्री चुना और इस पे क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ, जनता द्वारा चुना गया है। यानी कि गणराज्य लोकतंत्र इस शासन के हिस्से हैं। अब बात होती है कि लोकतंत्र, जैसे भारत जो है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप देखें अभी बांग्लादेश में ये मुद्दा उठा महीना भर पहले या 10-15 दिन पहले, वहाँ की जो लीडर थी हेड शेख हसीना, वो किसी और मुल्क में नहीं गई, जाती तो जा सकती थी, लेकिन वो कहाँ पे? भारत में। क्योंकि भारत क्या है,
भारत एक सोच से देश है, वो बंधुत्व की भावना पर बल ज्यादा देता है। यहाँ देखिए, आप देखिए हमारे यहाँ पे जीव विविधता बहुत ज्यादा है, मानव की प्रजाति बहुत ज्यादा है, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप देखिए अफगानिस्तान का 2020 में तालिबान ने कुछ लोगों ने पूरे अफगानिस्तान की डेमोक्रेसी पे ही कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का हाल आप देख ही रहे हैं, बांग्लादेश का हाल ये भी आपने देखा 15-20 दिन पहले, ठीक, यूक्रेन वगैरह हाल आप देख ही रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जो पूरी तरह युद्ध की आग में झुक चुके हैं, और भारत वहाँ पे विकास से विकसित को अवसर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत का जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत काम हो रहा है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र सिर्फ वही लग सकता है जहाँ कम जनसंख्या है, ज्यादा जनसंख्या होगी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं लग पाएगा। यहाँ पर जनता भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, जैसे स्विट्जरलैंड, जैसे स्विट्जरलैंड यहाँ पर जनसंख्या कम है, ये राज करते हैं, और यहाँ का जो हेड होता है उसका कार्यकाल 1 या 2 वर्ष का ही होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो प्रकार के होते हैं, अध्यात्मक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और सांस्कृतिक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अध्यात्मक लोकतंत्र में औपचारिक और वास्तविक दोनों एक ही व्यक्ति होगा, यानी उसका औपचारिक तो अपने यहाँ पे क्या है, औपचारिक में प्रेसिडेंट, और वास्तविक कौन है, पीएम। औपचारिक में कौन हो जाएगा, प्रेसिडेंट, और वास्तविक यहाँ पे पीएम ही प्रेसिडेंट है। इसलिए यूएस का जब चुनाव होता है, और देखिए 2024 के साल यूएस में भी चुनाव है, अपने यहाँ चुनाव होगा, यूएस में चुनाव है, हर 4 साल में होता है। यहाँ की जो भी पावर्स है वो किस व्यक्ति के अंदर है, प्रेसिडेंट के अंदर। और जब हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे भारत 2 आर्टिकल 5 से 11, तब नागरिकता में आपको बताऊंगा कि भारत के नागरिक में कोई भी नागरिकता ग्रहण कर लेता है किसी भी प्रकार से, वो भी संवैधानिक के कुछ पदों को प्राप्त कर सकता है। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है बिल्कुल। अमेरिका में वही सब प्रेसिडेंट बनेगा जो जन्मजात वहाँ का नागरिक हो। ये नहीं पवन निगम वहाँ पे गए, 10 साल रह लिए, कारोबार बढ़ा लिया, नागरिकता ग्रहण कर ली, तो यूएसए के चुनाव लड़ लिए। पर ये भारत में अमेरिका का कोई भी व्यक्ति आए, यहाँ रहे, नागरिकता ग्रहण कर ले, तो भी चुनाव लड़ सकता है। संसदीय व्यवस्था क्या है? औपचारिक और वास्तविक अलग अलग होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट और पीएम, ये बोलते हैं संसदीय व्यवस्था है। और भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। ये है लोकतंत्र। अब सवाल आता है सर ये लोकतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र का आपकी किताबों में एक परिभाषा मिल जाती है, जैसे जनता का, जनता के द्वारा, जनता की शासन लोकतंत्र होता है। ये लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है सार्थक भागीदारी। भारतीय सरकार आप लोगों 18 वर्ष के बाद मान लेती है कि 18 वर्ष में व्यक्ति एडल्ट हो गया है, देश में मताधिकार दे सकता है अपना। यहाँ पर लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता की सार्थक भागीदारी, यानी चुनाव वगैरह में। लोकतंत्र के पहले 3 स्तंभ हुआ करते थे, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। लेकिन 21वीं सदी में जब पूरा देश या पूरी कंट्री ग्लोबलाइजेशन की ओर अग्रसर है, तो एक चतुर्थ स्तंभ और बन गया है, उसको हम बोलते हैं पत्रकारिता यानी मीडिया। मीडिया की भूमिका ये हो गई है कि भाई कहीं की कोई भी घटना अब तत्काल कर सके सही रूप में। जैसे बांग्लादेश में कोई घटना घटी, अब यदि मीडिया सही होता, मीडिया सही नहीं होता तो बहुत तेजी से पता चल पाता, कोलकाता की घटना धड़ाधड़ पूरे क्षेत्र में फैल गई, और जनता से परिवार के साथ में उसके पूरी भारत की जनता उसके परिवार के साथ न्याय की गुहार करने लगी। यानी कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और यानी मीडिया ही पत्रकारिता। विधायिका में कौन तय करेगा? एमएलए और एमपी। स्टेट पे एमएलए और केंद्र पे एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कार्यपालिका पे मंत्री और अधिकारी। अब यहाँ समझिए कैसे होता है। हमारे देश में जो यूपीएससी के लिए चुने जाते हैं आईएएस आईपीएस, वो किसके प्रति जिम्मेदार हैं? केंद्र के और यानी राष्ट्रपति के। ठीक, अखिल भारतीय सेवाएं अपने यहाँ पे कितनी हैं? मात्र 3। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि इंडियन फॉरेन सर्विस।
यानी भारतीय वन सेवा है, भारतीय विदेश सेवा नहीं है। और इन सबको कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम पढ़ते हैं, राष्ट्रपति में भाग कौन दे रहा है? चुनाव एमपी एमएलए वगैरह, यानी मंत्री वगैरह जो हुए चुने, जो मंत्री मंडल बनता है, इस सब के कहलाते कार्यपालिका का हिस्सा। न्यायपालिका हम जानते हैं सब, सुप्रीम कोर्ट केंद्र में, राज्य में, जिले में होती है। ये यहाँ होता है लोकतंत्र। ये कहलाते हैं 4 होते हैं लोकतंत्र स्तंभ, जो पूरी प्रस्तावना को ओवरऑल एक सशक्त बनाते हैं। अब आप ये बताइए, अब भारत में आपने प्रस्तावना पढ़ ली, लोकतंत्र पढ़ लिया, लेकिन आप तभी सशक्त हो पाएंगे या एक राष्ट्र तब सशक्त हो पाता है जब उसके नागरिक मजबूत हों। नागरिक मजबूत कैसे होंगे? जब उनके अधिकार मजबूत हों। इसीलिए हमारे संविधान की भारतीय आर्टिकल 12 से 35 में चर्चा की गई मौलिक अधिकार की। ठीक, कोई अधिकार व्यक्ति के कितने स्वतंत्र। अब जैसे कोई महिला है, कोई महिला को पढ़ने की आजादी नहीं दे रहे हैं, उसके अधिकार का हनन कर रहे हैं। यदि उसको वो पढ़ने की आजादी मिल गई तो उसका परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और राज्य और राष्ट्र मजबूत होंगे। अर्थात पूरी प्रस्तावना का आधार क्या है? संविधान के अलावा आप व्यक्ति के अधिकार है। अब चर्चा करते हैं हम लोग अधिकार क्या होते हैं। यानी भारत को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि भारत के नागरिक हों, उनको मजबूत करना पड़ेगा। आपका परिवार तभी मजबूत होगा जब आप मजबूत होंगे। अब आप मजबूत कब होंगे? जब आपके माता पिता आपको थोड़ा अधिकार देंगे, आपको पढ़ने की आज़ादी दे रहे हैं, आपको खेलकूद की आज़ादी दे रहे हैं, आपके परिधान की आज़ादी दे रहे हैं, तो आप मजबूत होंगे, यानी अधिकार। अब सवाल उठता है, सर ये अधिकार क्या होता है? राइट। वैसे अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल राइट, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट। आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी परीक्षा हो, बैंक की हो, रेलवे की हो, वनडे एग्जाम हो या सिविल सर्विस की एग्जाम, चाहे आईएएस में मूल अधिकार से सवाल बनती है। बात होती है अधिकार किसे कहते हैं? मानव जीवन की वे परिस्थितियां, मानव जीवन की वे परिस्थितियां जिनके अभाव में समानता कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निखार नहीं कर सकता है, उसे बोलते हैं अधिकार। जैसे हम सभी इस हाल में पढ़ रहे हैं, ठीक? अब यही हाल कि विंडो गेट चारों तरफ से बंद कर दिए जाए और बहुत तेजी से गर्मी हो, लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो आप पढ़ पाएंगे? कहने की आप ये जो अधिकार थे, आपका जो व्यक्तित्व का निखार होता था, उसमें ब्रेक लग गया, ठीक? और ये सारी चीजें दे दी हैं आपको, बढ़िया खुली हवा आ रही है, लाइट रोशनी सब है, बढ़िया सब चल रहा है, अच्छे से समझाया जा रहा है, तो अब आप क्या होगा? आपका जो व्यक्तित्व का दिखा है बहुत तेजी से होगा। तो अधिकार समझ में आया? मानव जीवन की वे परिस्थितियां जिनके अभाव में समानता कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निखार कर सकता है। अधिकार निम्न प्रकार के होते हैं। एनआर का मतलब क्या है? नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार। ये क्या कहलाता है? वे अधिकार जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है जॉन लॉक, वो कहते हैं नेचुरल राइट आल के बराबर है। जैसे एसेट्स, एल से लिबर्टी स्वतंत्रता और एल से लाइफ, यानी कि आपके संविधान का आर्टिकल 21 भी कहता है डिग्निटी ऑफ लाइफ, गरिमामय जीवन। नेचुरल राइट का मतलब समझ में आ गया? उदाहरण समझिए, प्राकृतिक अधिकार कैसे दिए चीज का? मान लीजिए भारत पाकिस्तान जो कश्मीर का हिस्सा है, वहां भी कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं। अब प्रकृति पानी बरसा आ रही है, जो आपदा ला रही है, या फिर जो वहाँ पे फसलें अच्छी हो रही है, तो सब बराबर हो रही। अब वहाँ ये तो नहीं कह सकते कि भाई बाहरी मुल्क का है और इसके अधिकार उसको अच्छी हवा ना दी जा सके। जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस का कोई है, पड़ोस के घर में आपकी नहीं बनती किसी वाले पड़ोसी से, और आपके घर पे बढ़िया नीम का पेड़ लगा हुआ है, अब हवा का मजा तो वो भी लेगा, आप रोक तो सकते नहीं हो, नहीं जाली लगा देंगे भैया, क्योंकि वो तो प्रकृति का अधिकार है।
पहाड़ पर्वत जो भी देख रहे हैं प्रकृति ने दिया है इंसान को, वो प्रकृति है। प्रकृति जो आपकी आपदा वो प्रकृति जब डिसबैलेंस होती है, जो मानव अपनी एक्टिविटीज के लिए ज्यादा से ज्यादा शोषण करता है, पहाड़ों को तोड़ना, पेड़ों को काटना, तो पृथ्वी एकदम बदलेगी। अर्थात नेचुरल क्या है, वह अधिकार जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये ज्यादा कहलाता है ह्यूमन राइट, मानव अधिकार। अक्सर आपने देखा योगी सरकार में बहुत ज्यादा इनकाउंटर हुए, मानव अधिकार जो होते हैं हमें मानव होने के नाते प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर मानव होने के जो अधिकार प्राप्त होते हैं, कोई भी राष्ट्र या देश आपसे आपके अधिकारों को नहीं छीन सकता है, इसे बोलते हैं ह्यूमन राइट। जैसे आप देखते हैं कई बार इनकाउंटर सही भी होते हैं, कई बार फर्जी भी कर दिए जाते हैं। जैसे विकास दुबे का मामला, विकास दुबे ने पहले ही 20-25 पुलिस वालों को मार डाला था, जीप पलट गई। तो शासन चलाने के लिए, अच्छा कानून व्यवस्था लागू करने के लिए हमें कई प्रकार अपने निर्णय 2 कदम आगे लेने पड़ते हैं। मराठी में आ गया। अब आता है आपका मूल अधिकार। दरअसल मूल अधिकार पूरे संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार को परिभाषित करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास मतलब भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक, बौद्धिक, भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूल अधिकार वह अधिकार हैं जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास पर बल देते हैं। चहुमुखी मतलब बौद्धिक, आप समझने लगे, भौतिक फिजिकली रूप से, नैतिक मतलब आप इथिकल, और नैतिक आप देखेंगे यूपीएससी के सिविल सर्विस की मेंस में सन 2013 के बाद एक बकायदा सब्जेक्ट रखा गया एथिक्स, जो व्यक्ति को ये सिखाया कि आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं तो आपकी प्रति ईमानदार हैं, धर्म क्या है, उपासना क्या है, तमाम चीजें बदल दिया जाता है। और ये आध्यात्मिक चीज, आप स्पिरिचुअल पावर की, इसे बोलते हैं राइट्स। जब संविधान बनाया गया उस समय हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7। इसमें से संपत्ति का अधिकार को हटाकर हम लोगों ने लीगल राइट कर दिया। भैया लीगल राइट क्या होता है? इसे बोलते हैं विधिक अधिकार। सरकार देती भी है तो छीन भी सकती है। अभी हम समझेंगे आगे ये मूल अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर। अब यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट 6 कौन से हैं आपकी? फंडामेंटल राइट 6 कौन से हैं? पहला राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तेईस और 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। 29 में क्या है आपका? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। संपत्ति का अधिकार 31 में था, जो कि हटाकर आर्टिकल 300 का भाग 12 अध्याय 4 में सम्मिलित किया गया।
अध्याय भाग 12 अध्याय 4 में सम्मिलित किया गया संपत्ति के अधिकार को। और लास्ट आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32। भारत सरकार ने इन अधिकारों के आधार पर अपनी जनता को सशक्त करने का प्रयास किया है। आखिर ये अधिकार यदि मिल जाते हैं व्यक्ति को तो व्यक्ति मजबूत हो जाता है, और व्यक्ति मजबूत हो गया तो राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र मजबूत होगा तो विश्व की बंधुत्व भावना को बल मिलेगा। समानता का अधिकार, अब यहाँ पे मैंने संपत्ति का अधिकार आगे हटाया क्यों गया? संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में क्यों ले गए? फंडामेंटल राइट और लीगल राइट के बीच में अंतर ये होता है, जो मूल अधिकार होते हैं विशेष बहुमत से दिए जाते हैं, जिस पर जल्दी छेड़छाड़ नहीं मिल सकती है। लीगल राइट्स में साधारण बहुमत से दिए जाते हैं, यानी सरकार देती भी है तो ले भी सकती है। जैसे फूड सिक्योरिटी, खाने का अधिकार सरकार ने दिया, सरकार ले भी सकती है। या सरकार ने जैसे अभी आया चुनाव हुआ 2000, अभी आपका विधानसभा चुनाव हुआ 2022 में, सरकार ने कह दिया सबको राशन मिलेगा फ्री। अब आप दावा नहीं कर सकते कि सर पूरा 5 साल 10 साल तुमको राशन सरकार ने जब नंबर दिया छीन लिया, ये विधिक अधिकार हो गया। ठीक, इसलिए इसको हटा दिया संपत्ति के अधिकार से। एग्जाम्पल, अब मेरे 3-4 भाई हैं, ठीक, यदि मेरे 3-4 भाई जो मेरे पिता की संपत्ति है उसके उनका बंटवारा हो सकता है, लेकिन मैं 2 भाई हूँ और मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, जिसकी मैंने मेहनत से अपनी धन संपत्ति का अर्जन कर लिया। ठीक, अब मेरा छोटा भाई जो आलसी है, जो मेहनत नहीं कर रहा, वो इस बात पे बल नहीं दे सकता है भाई मेरा मूल अधिकार था संपत्ति का, भैया आप भी दो, आपने 4 को कोटी खड़ी कर रखी तो हमको दो, वो नहीं। जो संपत्ति इकट्ठा कर रहा व्यक्ति अपनी मेहनत से, उसका वो अधिकार वो विधिक अधिकार में चला जाएगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ये सब कहलाते हैं मूल अधिकार। 1 मिनट लगेगा इसको समझते हैं। समानता का अधिकार क्या होता है? समानता के अधिकार में सरकार ने ये कहा है कि धर्म जज बनी, धर्म जलज बनी, यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वास, निवास के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा तुम ईसाई हो तुम हिंदू, इसका कोई भेदभाव नहीं होगा। न लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, ये कहलाता है समानता का अधिकार। लेकिन अब आप कहोगे सर जहाँ ट्रेन में टिकट कटवाने जाते हैं खिड़की में महिला तो अलग अलग लगी रहती है, रोडवेज की बस में सफर करते हैं तो वहाँ लिखा रहता है बुजुर्ग की सीट, महिला की सीट, पत्रकार की सीट, जब राइट टू पलटी है तो ये सब क्या है? हमारे जो विद्वान थे संविधान बनाते हैं उन्होंने ये महसूस किया कि तुरंत हर चीज इक्वल हो सकती है। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को आम तौर पे ये मान लिया जाता है कि भाई उनको कोई विशिष्ट जरूरत है, इसलिए इनको दिया जाता है छूट वगैरह। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार क्या? आर्टिकल 1922 में, और यह अधिकार बताता है कि किसी भी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किस प्रकार की होती है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कि हम चाहे ऐसे पूजा करें चाहे ऐसे पूजा करें, हमारी स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पर आर्टिकल 23-24 में यह चर्चा की गई है कि भाई कोई भी मजदूर, मतलब कोई भी बालक जो 12 साल से या 14 साल से कम है वो मजदूरी नहीं करेगा, महिलाओं का देह व्यापार नहीं होगा, बालिकाओं का अपहरण नहीं होगा। इन चीजों को प्रेरणा है। जैसे आपकी तहसील में जो छोटे छोटे बच्चे सिलबट्टा फाड़ रहे हैं, उससे जो डस्ट पैदा हो रही है उस पर उनको हो गया। छोटे ढाबे में जो 12 साल से आदमी का मिल जाता है तो वहां पर रोक लाया जाता है। इसको सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल 25-28। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप अपने धर्म के बारे में स्वतंत्र हैं, उसमें पूजा पाठ करिए। आपको नवदुर्गा का व्रत रखना है, पूजा का रखना है, गणेश का वो करना है, क्योंकि भारत के संविधान प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत कोई भी राष्ट्र, भारत किसी भी धर्म की प्रशंसा का कार्य नहीं करता। सेकंड आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 25-30 में, और लास्ट होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा से कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को
इस प्रकार हम देख पाएंगे कि व्यक्ति के अधिकारों के आधार पर हमें प्रस्तावना को बल मिलता है। और महात्मा गांधी ने ये कहा है कि किसी भी परिवार में किसी परिवार का संविधान हमें देखना है तो वहाँ की महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में आप देख लीजिए, उस परिवार की चीजें वास्तविकता सामने जाती हैं। जैसे कोई महिला स्वतंत्र ज्यादा बोल रही है, कुछ भी कर रही है, उसके अधिकार कैसे हैं, और वही पूरे भारतीय संविधान की बात होती है। यानी कि व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति जितना मजबूत होगा नागरिक उतना ज्यादा आपका राज्य मजबूत होगा, और राज्य जितना मजबूत होगा उतना राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए विद्वानों ने पूरे संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगाया, और इस प्रकार एक संविधान का निर्माण हुआ जिसके नाते आज हम लोग अपना डेमोक्रेसी कंट्री में डेमोक्रेसी की आचरण कर रहे हैं। और आज आप खुद जानने देखेंगे हमारा जो कंट्री विकासशील था अब विकसित पूरा अवसर है। और हमारे टाइम पे जो देश आज़ाद हुए थे, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, उनकी दशा आज तक इसी बात पे हम आगे बढ़ेंगे, नागरिकता के खिलाफ। ठीक है।